प्रश्न नंबर 1। रात्रि की मौन चुप्पी का भेदन करने में कौन सक्षम तथा कौन सक्षम नहीं था? विवरण दीजिए। प्रश्न जो है उससे पहले हमें समझना है अच्छी तरीके से, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि रात्रि के समय जो मौन है, चुप्पी है, यानी जो शांत भाव है या फिर शांति का जो माहौल है, उसका भेदन यानी उस शांति को खत्म करने वाली जो प्रक्रिया है, उसको करने में कौन सक्षम था और कौन सक्षम नहीं था, इसका हमें विवरण देना है। अमावस्या की काली रात, जहां प्रकाश के नाम पर केवल तारों की रोशनी ही थी। अमावस्या की रात जैसा सभी को मालूम है कितना अंधेरा है, और वहां पर अगर प्रकाश का नाम अगर कहीं है तो वो तारों के माध्यम से होता है। उसमें सियारों का रोना व उल्लू की डरावनी आवाजें ही रात्रि में छाई हुई मौन चुप्पी का भेदन कर सकती थी। अब माहौल शांत है, और ऐसे माहौल में खुले मैदान में, या फिर आप कह सकते हैं, या फिर ऐसा माहौल जहाँ बहुत शांति है, वहाँ पर आपको सियारों का बोलना या रोना या फिर उल्लू की जो डरावनी आवाज़ें हैं वही सुनाई देती है, जो इस मौन और चुप्पी का भेदन करती हैं। बच्चों के माँ माँ करके रोने तथा हरे राम हे भगवान की आवाज़ें तो जैसे मुंह से निकलकर मुंह में ही समाप्त हो जाती थीं। कहने का अर्थ है कि जो डेली की जो व्यक्ति की प्रक्रियाएं हैं, वो अपना जीवन जो जी रहा है, उसमें आप ये देखेंगे कि उठते बैठते बुजुर्ग जो है किस किस तरीके से हरे राम हे भगवान करते हैं, बच्चे जो है वो माँ माँ करके रोते हैं। तो ये चीज़ें जो, ये शब्द जो है वो किस तरीके से हर वक्त जो है इन ये प्रक्रिया में रहते ही हैं, सुनाई देते ही रहते हैं। तो इस वक्त शांति के माहौल में ये शब्दों का सुनाई देना भी वाजिब है, अर्थात इनसे जो है रात्रि के शांत वातावरण में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी, तथा रात्रि की भीषणताओं यानी कि जो रात्रि का जो माहौल है, उस वो जो उसका डरावनापन है, भीषण मतलब कि डरावनापन, आप एक तरीके से लिख सकते हैं कि भीषण है माहौल, उसकी मौन और चुप्पी को एक ही आवाज़ ललकारती, वो थी पहलवान की ढोलक की आवाज़। तो यहाँ पर जो प्रश्न हमसे पूछा गया है कि जो रात का माहौल है, उसको अगर जो उसका शांतिपन है या फिर शांत भाव है, या इतना गुपचुप माहौल है जिसमें आप एक कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, वो है, उसको ख़त्म करने में या उस शांति को तोड़ने में कौन सक्षम था और कौन नहीं था। तो यहाँ पर पहली बात, जो प्राकृतिक रूप से जो भेदन करने में सक्षम था वो था, आप देख सकते हो, सियारों का रोना और उल्लू की डरावनी आवाज़ें। और इंसानी तौर पे तो जो बच्चों का रोना है, बुजुर्गों का हरे राम हे भगवान करना है, ये लेकिन उसके भेदन को नहीं, उसको भेदन नहीं कर पाते हैं रात्रि के शांत माहौल को। लेकिन जो प्राकृतिक रूप से जो जानवर हैं, उनकी तरफ से ये भेदन हो पाता है। उसके बाद अगर कोई सक्षम था अगर उस रात्रि के माहौल का भेदन करने में, तो वो थी पहलवान की ढोलक की आवाज़। प्रश्न नंबर 2। लुट्टन सिंह का गांव किन बीमारियों के भय से थर थर काँप रहा था? पहलवान की ढोलक पाठ में हमें बताया गया है किस तरीके से गांव में बीमारियां फैलती हैं, और लुट्टन सिंह का जो उसमें जिस तरीके से वो अपने माध्यम से इस बीमारी और उससे जुड़ा हुआ उसको दिखाया गया है, वो यहाँ पर हमें वर्णन देना है कि लुट्टन सिंह का जो गांव है उसमें कौन सी बीमारी फैलती है और उससे लोग बहुत कांपते हैं, यानी कि डरते हैं। लुट्टन सिंह जो है उसका गांव सर्दी में फैले हुए हैजे और मलेरिया की बीमारियों से ग्रस्त होकर शिशु जिस तरीके से छोटा बच्चा जो गोद में पल रहा होता है वो डर के मारे कांपता है, उसी तरीके से गांव का प्रत्येक व्यक्ति जो है हैजे से और मलेरिया से कांप रहा है, थर थर कांप रहा है। क्यों? किसी भी गांववासी की आह और सिसकियों के अतिरिक्त अन्य कोई आवाज़ सुनने में नहीं आ रही थी। पूरे गांव में अगर कोई आवाज़ गूंज रही थी तो वो गांववासियों की आह थी और सिसकियाँ थी। बीमारी से और डर से, दोनों से जो आह निकल रही थी और सिसकियाँ निकल रही थी रोने की, वो जो है उसको उस शांत माहौल को भेद रही थी। गांव में माहौल जो है खराब हो रहा था गांव में, क्योंकि हैजा फैल गया था, मलेरिया फैल रहा था और उससे लोग डर रहे थे। क्यों? क्योंकि इतना अपडेटेड माहौल नहीं होता है, डॉक्टरी इलाज इतना संभव नहीं था, आसान नहीं था, और दूसरा लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो इलाज करा पाए। तो इस तरीके से जो है
इसके खौफ से लोगों का डरना, गांव वासियों का डरना कांपना जो है वाजिब था। पूरे गांव में मौत का सन्नाटा फैला हुआ था। केवल बच्चे जो है वो कभी कभार निर्बल स्वर से माँ माँ चीख कर रोने लगते थे। लोग अपनी पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में बलपूर्वक अपनी आहों और सिसकियों को रोके हुए भगवान के नाम का स्मरण कर रहे थे। हर व्यक्ति इतना मजबूर था कि वो हैजे और मलेरिया से सामना नहीं कर पा रहा था, असफल था उससे सामना करना, तो व्यक्ति उस डर से कांप रहा था। प्रत्येक व्यक्ति जो है आप कह सकते हैं सहमा हुआ था उस डर से, और उस डर से सहमने के अलावा उनके सामने कोई चारा नहीं रह गया था। गांव के जो सबके जो फूस के जो घर बने हुए थे उसमें से जो आह है और सिसकियों की जो आवाज़ें हैं वो सुनाई देती थी, जो उनके डर को बताता था। अब उनके पास भगवान के नाम का स्मरण करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं रह गया था। प्रश्न नंबर 3, बीमारियों के भय से चीत्कार करता हुआ गांव। यानी कि बीमारियों का जो डर लोगों में फैल गया हुआ था, वो जो डर चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि प्रत्येक गांव का वासी जो है कितना डरा हुआ है, वो हुआ गांव और अधिक भयावह रूप किन परिस्थितियों में ग्रहण कर लेता था। यानी कि उसका जो जो सिचुएशन ऑलरेडी इतनी खराब थी, वो और भी ज़्यादा जो है डरावनी कब हो रही थी, कौन सी परिस्थिति जो है उसको ग्रहण कर रही थी। गांव में फैली हुई जो बीमारियां हैं उसके कारण प्रत्येक घर में मौत नाच रही थी। गांव सूना हो चला था, घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें होती थी। ऐसे में दिन भर की जो राख की ठंडी मिट्टी पर बैठे हुए कुत्ते शाम होते ही किसी आशंका के चलते एकत्रित यानी कि इकट्ठा होकर रोने लगते थे। ऐसा अंधविश्वास है लोगों में, या फिर जो भी है, जो विश्वास है या अंधविश्वास है, लेकिन कुत्तों का रोना जो है वो एक आशंका के तौर पे लिया जाता है, जो कि गांव में होता हुआ दिखाई दे रहा था। तब यह स्थिति अत्यंत ही भयावह यानी कि डरावना रूप लेकर डराने लगती थी, जो चीत्कार से भी अधिक भयंकर मालूम होती थी। यानी कि जो चीख चीख के अपने डर को या अपने दुख को निकालने की जो प्रक्रिया है, उससे भी ज़्यादा डरावनी ये शांत जो डर था वो भयावह लग रहा था। क्योंकि गांव में जो बीमारी फैली हुई थी उससे लोग इतना डर गए थे, सहम गए थे, हर घर में मौत नाच रही थी और गांव सूना हो चला था। और उसके बाद घर के घर जो है उजड़ गए थे। उसके बाद से शाम के समय में कुत्तों का एकत्रित होकर इस तरीके से रोना जो है वो माहौल को और भी ज़्यादा डरावना बनाता जा रहा था। प्रश्न नंबर 4, महामारी क्या होती है? जब कोई ऐसी बीमारी फैलती है जो बड़े स्तर पर फैल जाती है, महामारी है। फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? यानी जो महामारी फैली हुई थी उसके बाद जो गांव में सूर्योदय यानी सुबह का जो माहौल था और जो सूर्यास्त यानी शाम का जो समय था, उसके दृश्य में क्या अंतर देखने को मिल रहा था? गांव में फैली बीमारी से ने अब महामारी का रूप ले लिया था। गांव में जो बीमारी फैली अब वो महामारी बन चुकी है। इसने इस तरह गांव में हाहाकार मचा दिया था कि सभी के चेहरे पर दुख और शोक के अतिरिक्त अन्य कोई भी चिन्ह कभी कभार ही दिखाई दे रहे थे। यानी व्यक्ति इस वक्त पर जब महामारी गांव में इस बुरी तरीके से फैल चुकी है, तो लोगों के मुख पर जो है कोई और भाव नहीं दिख रहा था सिवाय डर के और खौफ के। यानी कि व्यक्ति कभी कभार जो छोटे मोटे इमोशंस हैं वो आपको उनके चेहरे पे देखने को मिल जाते थे, लेकिन जो यहाँ पर डर, दुख और खौफ था, उसके अलावा अब लोगों के चेहरे पे कोई और दूसरा इमोशन देखने को नहीं मिल रहा था। सूर्य निकलने के साथ ही लोग कांपते कराहते घरों से निकलकर अपने आत्मीय जनों तथा मित्रों को समय का बलवान होना समझाकर ढांढस बंधाते थे। यानी कि सुबह के समय जो कि एक नई सुबह आती है, लोगों में नया उत्साह भरती है, वैसे ही लोग अपने आप को भी समझाते हैं कि एक नई सुबह हुई है, और अपने मित्रजनों को या अपने घर वालों को या जो उनके आत्मीय जन हैं यानी उनके परिवार के जो सबसे करीबी लोग हैं, उनको ये समझाना कि जो समय है वो सबसे बड़ा बलवान है। तो ये समझाकर एक दूसरे को ढांढस बंधाते थे यानी हिम्मत देते थे, और कहते थे कि समय जो है परिवर्तित होता रहता है, यानी समय जो है वो बदलता रहता है, बुरा समय भी जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। और लोग एक दूसरे को इसी तरीके से हिम्मत देते। लोग सूर्य के अस्त होने के साथ ही अपनी अपनी झोपड़ियों में चले जाते और उनकी चूं तक की आवाज़ भी नहीं आती। यानी शाम होते जो लोग सुबह एक दूसरे को हिम्मत दे रहे हैं और समय को बलवान बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि हर समय एक सा नहीं रहता है, बुरा समय भी ख़त्म होता है,
और उसके बाद वही लोग जो है शाम के समय अपने खौफ के साथ जो है अपने अपने घरों में चले जाते हैं और फिर वहाँ से उनकी चूं की आवाज़ तक भी नहीं आती है। उनके बोलने की जो शक्ति है जैसे लगता है बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हो। केवल बीमार गांव वासियों के रोने और कराहने और बच्चों के माँ माँ करके करने की आवाज़ें ही आती हैं। उस शांत माहौल में अगर कोई आवाज़ सुनाई देती है तो वो है रोने और कराहने की, और या फिर बच्चों का मामा करके बुलाने की आवाज़ें। तो इस तरीके से जो महामारी फैली और उससे गांव में जो दृश्य देखने को मिल रहा है, सूर्योदय के समय लोग किस तरीके से एक दूसरे को हिम्मत देते हुए दिख रहे हैं और सूर्यास्त के समय ही लोग जो है किस तरीके से खौफ जो है उनके घरों में और दिमागों में जो है बस गया है, और उसकी वजह से इतना माहौल शांत है जो बहुत ही डरावना, खौफनाक, भयावह लगता है। प्रश्न नंबर 5, आशय स्पष्ट करें। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। महामारी के प्रकोप से, यानी महामारी जो अपना प्रभाव दिखा रही थी वो प्रभाव नहीं बल्कि प्रकोप कहिए, यानी कि गलत नुकसान, नकारात्मक जब उसके अफेक्ट पड़ रहे हो तो वो प्रकोप कहलाता है। तो महामारी के प्रकोप से रात्रि भयानक हो गई और डरावनी दिखाई देने लगी। गांव में निराशा और अंधकार फैल चुका था। गांववासी जीवन की आशा को छोड़ चुके थे अब, अर्थात प्रकाश अर्थात आशा की किरण ना तो दिखाई देती थी और ना कोई सहायता करने वाला था। लेखक ने इसके माध्यम से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति के मानवीकरण का सहारा लिया है। यानी अब जो लेखक हैं उन्होंने इन पंक्तियों में जो है प्रकृति का सहारा लिया है और यहाँ पर अपने जो इमोशंस हैं उसको सामने लाने की कोशिश की है मानवीकरण करते हुए। यानी प्रकृति की चीज़ें हैं और उसमें मानवीय हरकतें दिखाते हुए मानवीकरण करके अपने इमोशन को दिखाने की कोशिश की है। जैसे यदि कोई व्यक्ति इस भयंकर बीमारी से लड़ने की कोशिश भी करता परंतु असफल हो जाता तो सभी उसकी असफलता को देखकर हंसते थे। यहाँ मनुष्य के स्थान पर तारों का प्रयोग तार्किक ढंग से किया गया है। जिस तरीके से आसमान में आप तारे देखते हैं, तारा टूटता है और धीरे धीरे टूटता हुआ तारा जब आप देखेंगे नीचे की ओर आता है तो वो बुझ जाता है, उसकी रोशनी खत्म हो जाती है। बाकी तारे जो है अभी भी टिमटिमा रहे हैं, तो ऐसा लगता है वो बाकी तारे जो है टिमटिमा कर उस पर हंस रहे हैं कि वो जब एक नई राह उसने पकड़ने की कोशिश की तो किस तरीके से समाप्त हो गया। वैसे ही गांव में जब माहौल इतना खराब है, महामारी से प्रत्येक गांव का वासी जो है इतना समस्या से पीड़ित है, उसमें अगर व्यक्ति उससे सामना कर रहा है डट कर, तो अगर वो असफल हो जाता है तो लोग किस तरीके से उसका मजाक उड़ाते हैं या हंसी का पात्र बनाते हैं, वो चीज़ यहाँ पर लेखक ने हमें प्रकृति का वर्णन करते हुए उसमें मानवीकरण करते हुए अपनी भावनाओं को पेश करते हुए दिखाया है। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा यानी कि जो इमोशनल हो जाए और इमोशंस में आकर वो कोई नया कदम उठाए, तो वो भावुक तारा यहाँ पर किसी भी व्यक्ति जो हिम्मत करके अलग कदम उठाने की कोशिश कर रहा है, पृथ्वी पर जाना भी चाहता है तो उसकी ज्योति और शक्ति जो है रास्ते में ही खत्म हो जाती है। फिर क्या होता है, अन्य तारे उसकी भावुकता और असफलता पर खिलखिला कर हंस पड़ते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी की मदद कर रहा हो या स्वयं की ही मदद कर रहा हो लेकिन वो असफल हो जाता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसकी कोशिश पर कोई उसको वाहवाही नहीं देता है। प्रश्न नंबर 6, रात्रि के समय गांव के वातावरण का वर्णन कीजिए जिसका विवरण पहलवान की ढोलक कहानी में दिया गया है। यानी कि रात का माहौल कैसा है गांव में महामारी के दौरान। आप सीधा प्रश्न ये भी समझ सकते हैं। अमावस्या की काली ठंडी रात में हैजे और मलेरिया से ग्रस्त गांव एक भय से डरे हुए शिशु की भांति थरथर कांप रहा था। ये पंक्ति तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी आपसे पूछा सकता है, अपने किसी भी उत्तर में आप इसे शामिल करें और आपका उत्तर जो है अच्छा बनेगा। अमावस्या की रात है, काली है, ठंडी रात है और हैजे और मलेरिया का प्रकोप है, उससे गांव ग्रस्त है और लोग भय से डरे हुए हैं। किस तरह? शिशु की भांति थरथर कांप रहा है। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की जो झोपड़ियां हैं उसमें अंधकार व सन्नाटे का जो साम्राज्य है वो फैला हुआ दिखाई दे रहा है। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं था। रात को सियारों का रोना और उल्लुओं की डरावनी आवाज़ें ही जो है सन्नाटे को चीर रही थी। यानी सन्नाटा इतना छाया हुआ था कि उस सन्नाटे को अगर कोई ख़त्म कर रहा था या चीर रहा था तो वो था सियारों का रोना और उल्लू
की डरावनी आवाज़। एक तरफ गांव में महामारी फैली हुई है, लोग उसके खौफ से इतना ज़्यादा डरे हुए हैं, परेशान हैं, ऊपर से अगर सियारों का रोना और उल्लुओं की डरावनी आवाज़ें सुनाई दें तो माहौल जो है बहुत ही भयावह हो जाता है। अन्यथा बीमारों के रोने और कराहने की आवाज़ें तो उनके मुंह में ही दबकर रह जाती और सुनाई भी नहीं देती। संध्या काल यानी कि शाम के समय में किसी आने वाली आशंका की सूचना देने के लिए राख पर बैठे कुत्ते जो है रोने लगते हैं। जैसा कि माना जाता है कि अंधविश्वास है या लोगों का जो विश्वास है कि कुत्तों के रोने से जो है किसी भी गलत होने की संभावना को प्रकट करता है। तो संध्या के समय में फिर जो आशंका की सूचना देने वाले जो कुत्तों का रोना है वो भी सुनाई देता और इस तरीके से उस खौफनाक माहौल को और भी खौफनाक होता हुआ दिख जाता। और इस तरीके से संध्या काल और रात्रि का जो समय है वो किस तरीके से गांव जो है उसको भयावह बना रहा था, गांव के माहौल को, वो इसमें दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 7, लुट्टन पहलवान के परिवार की स्थिति और परिस्थिति का वर्णन कीजिए। जो लुट्टन है उसके परिवार की क्या स्थितियां थी और परिस्थितियां थी उसके बारे में हमें बताना है। लुट्टन पहलवान 9 वर्ष की आयु में ही अनाथ हो गया था। लुट्टन जो है वो 9 वर्ष का ही था जब उसके माता पिता नहीं रहे और वो अनाथ हो गया। उसकी परिस्थिति और भी अधिक बुरी होती यदि उसका विवाह अल्प आयु यानी कि कम उम्र में नहीं हुआ होता, में ही ना हो गया होता। तो क्योंकि विवाह हो जाने के कारण ही माता पिता की मृत्यु के पश्चात उसका पालन पोषण उसकी सास ने किया था। वह बचपन से ही कसरत करने लगा था। अपनी सास के यहाँ वह गाय को चराता था, गायों का ताज़ा दूध पीता। उसका शरीर जो है वो सुंदर और सुडौल हो गया। जो गांववासी पहले उसकी विधवा सास को परेशान करते थे वे सभी अब उससे डरने लगे थे। यानी लुट्टन का जो परिवार है, जो उसका जीवन है वो यही है कि बचपन में उसके माता पिता जो है उसका साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन छोटी उम्र में शादी होने की वजह से उसकी सास जो है उसे पालती है, जिसकी वजह से जो है उसका जीवन बहुत हद तक गंदी स्थितियों से या फिर गलत परिस्थितियों से उसको जूझना नहीं पड़ा। और ऐसा होता कि वो गायों को चराता और गायों का ताज़ा दूध पीता, इससे उसका शरीर जो है वो सुडौल हो गया और उसके बाद वो एक पहलवान बनकर तैयार हुआ। और उसी तरीके से गांववासी जो पहले उसकी विधवा सास को परेशान किया करते थे, अब क्योंकि लुट्टन जो है एक पहलवान बन गया है उसकी वजह से लोग डरते हैं और वो उसकी सास को तंग नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 8, पहलवान की ढोलक की उठती गिरती आवाज़ जो है बीमारी से दम तोड़ रहे ग्रामवासियों में संजीवनी का संचार कैसे करती है। संजीवनी, जिससे कि हम सब जानते हैं कि किस तरीके से संजीवनी जो एक जड़ी बूटी है जिससे लक्ष्मण जी का उपचार किया गया था और वो वापस मूर्छा से जो है अपनी निकल पाए थे। तो संजीवनी जो है किसी भी बड़ी उपलब्धि किसी भी बड़ी चीज़ से निकल कर आने के लिए उसका इस्तेमाल, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके, तो उसके लिए एक उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है। तो माहौल जो है गांव में बहुत ख़राब था, हैजा और उससे मलेरिया से लोग बहुत परेशान थे, खौफनाक माहौल हो गया था। तो पहलवान जो है वो अपनी ढोलक की उठती गिरती आवाज़ों से, गांव में अपनी ढोलक की आवाज़ से लोगों को किस तरीके से प्रेरित करना चाह रहा है उसको ही इस पाठ में बताने के लिए पहलवान की ढोलक जो है उसकी चर्चा की गई है। तो आवाज़, ऐसी उठती गिरती आवाज़ बीमारी से दम तोड़ रहे ग्रामवासियों में संजीवनी का संचार करती थी। यानी किस तरीके से उस ढोलक की आवाज़ को सुनकर जो गांव के लोग हैं उनमें ये एक बहुत बड़ी जड़ी बूटी जिस तरीके से किसी बीमारी में इलाज करती है उस तरीके का प्रभाव डाल रही थी। किस तरीके से पहलवान की जो ढोलक है ग्रामीणों को एक आंतरिक शक्ति देती थी, यानी इंटरनली पावर देती थी, वो उनको मोटिवेट करती थी जो भी है। और उसकी वजह से जो है पहलवान की ढोलक जो है अपनी ढोलक का इस्तेमाल करते हुए उठती गिरती आवाज़ के माध्यम से लोगों को सांत्वना दे रहा था, ढांढस दे रहा था कि इस सिचुएशन से हमें डट कर सामना करना है। भले ही हम जानते हैं कि जो समय है वो ही पहलवान है, वो ही जो है उसके आगे कोई भी जो है बड़ा नहीं है, लेकिन हमें इस समय का सामना जो है बड़ी हिम्मत से करना है, जिसकी वजह से पहलवान जो है अपनी ढोलक को बजाकर गाँव वासियों को एक प्रेरणा देता है, हिम्मत देता है, ढांढस बंधाता है और इस तरीके से उनको उससे आंतरिक शक्ति भी मिलती है। पहलवान के दोनों पुत्र जो है वो अन्य ग्रामीणों की भांति गांव में फैले संक्रामक रोग की चपेट में आकर भगवान को प्यारे हो चुके थे। जो पहलवान है उसके 2 बेटे अपने, जो कि इसी बीमारी की चपेट में आके
भगवान को प्यारे हो चुके होते हैं, परंतु फिर भी वो ढोलक बजाता रहता है। उसका मनोबल यानी जो उस मन अपने मन से जो वो इतना मजबूत बन रहा है, वो उसका मनोबल नहीं टूटता, क्योंकि वह अपनी ढोलक के माध्यम से समूचे गांव वालों को जीने की शक्ति देता है। कि किस तरीके से उसके दोनों बेटे खोने के बाद भी उसने अपनी हिम्मत को बांध रखा है गांव वालों के लिए। तो गांव वालों को भी उससे हिम्मत लेनी चाहिए और उसको इस ऐसे समय का सामना जो है हिम्मत से करना चाहिए। इस प्रकार पहलवान जो है संक्रामक रोग से जूझते ग्रामीणों के लिए एक आदर्श बन जाता है। जैसे आप बोलते हैं आइडल है हमारा, वैसे ही जो है वहाँ पर पहलवान जो है गांव वालों के लिए जो है एक आदर्श बन जाता है कि अपने दो बेटों को खोने के बाद जो व्यक्ति अपना दुख भुलाकर गांव वालों के लिए इस तरीके से प्रेरणा बनने की कोशिश कर रहा है, उससे ज़्यादा हिम्मती कौन हो सकता है। ग्रामीणों को उससे ये संदेश मिला कि हंसते हंसते भी मृत्यु को गले लगाया जा सकता है। और इस तरीके से जो गांववासी है उनको ये संजीवनी का जो है प्रभाव देता हुआ दिख रहा था पहलवान की ढोलक। प्रश्न नंबर 9। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। जो लुट्टन है, जो पहलवान है और वो ढोलक बजाता है जो अपना, वो ये क्यों कहता है कि मेरा कोई भी जो है गुरु नहीं है बजाय इस ढोल के। या फिर प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि लुट्टन पहलवान ने ढोल को अपना गुरु क्यों कहा। लुट्टन पहलवान ने बचपन से ही कसरत करनी शुरू कर दी थी। उसने किसी भी गुरु से पहलवानी या कसरत की शिक्षा नहीं ली थी, अतः उसने किसी को भी अपना गुरु नहीं माना और ना ही किसी से कुश्ती के दांव पेच सीखे थे, यानी वो सेल्फ मेड था। तो वो किसी को अपना गुरु नहीं मानता था। जितने भी उसने कुश्ती के दांवपेच सीखे थे सब अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर और अपनी मेहनत से सीखे थे। कसरत भी उसने खुद की थी और हमने कहानी में पढ़ा है कि किस तरीके से उसकी सास ने उसको पाला पोसा था। गाय का दूध पीकर, गायों को चराकर, कसरत खुद से करके अपने जीवन में उसने अपनी जो पहलवानी है वो खुद से प्राप्त की है। इसलिए वो गुरु किसी को नहीं मानता। वह अपनी शक्ति और दांव पेच की जो परीक्षा है ढोलक की आवाज़ के आधार पर करता था। यानी उसने अपनी शक्ति को जो बढ़ाया है वो ढोलक की आवाज़ को कॉन्सेंट्रेट करते हुए, जो हमने कहानी में पढ़ा है उसके बेसिस पे बढ़ाया है। इसी के लिए वो अपने ढोलक को जो है अपना गुरु मानता है। ढोल की आवाज़ उसके शरीर में उमंग भरती थी, स्फूर्ति भर देती थी, कहने का मोटिवेट करती थी, और या फिर आप कह सकते हैं उत्साह भरती थी, और उसको कॉन्सेंट्रेट करके वो अपनी शक्ति को बढ़ाता था। और इस तरीके से वो कुश्ती में जो है अपने दांवपेच जो है अपने दांवपेच सीख कर जो है वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है। वह अखाड़े में उतरने से पहले ढोल को प्रणाम करता था, क्योंकि उसने गुरु का स्थान ढोल को दे दिया था। और इस तरीके से लुट्टन जो है ढोलक को क्यों गुरु मानता था, क्योंकि वो ढोलक की आवाज़ को सुनकर उससे मोटिवेट होता था और उससे अपने आप को शक्ति देता था। अपने कॉन्सेंट्रेट करके जो है उसकी आवाज़ से अपने आप को मोटिवेट करके अपने आप को आगे बढ़ाता था, और इस वजह से वो अपने ढोलक को जो है अपना गुरु मानता था। प्रश्न नंबर 10। कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांवपेच में क्या तालमेल था, यानी वो कौन सी जो एडजस्टमेंट थी दोनों के बीच में कि ढोल की आवाज़ और लुट्टन जो है अपने दांवपेच दोनों जो है एक तरीके से एक तालमेल बैठाकर चलते थे। पाठ में आए ध्वनि से युक्त शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें शब्द दीजिए। कहानी में हमने पढ़ा है ढोलक के बजने के जो शब्द हैं वो भी हमें दिखाए गए हैं कि किस तरीके से ढोलक जो है अपनी आवाज़ दे रही है, उसके साथ जो हमें इसका उत्तर देना है। लुट्टन पहलवान कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ के स्वरों से प्रेरणा ग्रहण करता था। प्रेरणा यानी मोटिवेशन लेता था वो, जैसे ताक धिना तिरकट तिना चटाक चट धा धिना धिना धिक धिना। इसका अर्थ हुआ दांव काटो, बाहर हो जा, उठा पटक दे, चित करो। जो लुट्टन है वो अपने इस सुर को इन शब्दों से कनेक्ट करता था और इससे कनेक्ट करके जो है वो मोटिवेशन लेता था। यानी अगर वो ये बज रहा है तो वो ये इसको इस अर्थ में लेता कि दांव काटो, बाहर हो जाओ। यानी आप जिस तरीके से किसी भी खेल के नियम समझते हैं कि अगर आपको खेल को जीतना है तो आपको ये करना चाहिए, एक सही समय पर एक सही स्टेप लेना चाहिए जिससे कि आप खेल को जीत सके। तो वो इन स्वरों को इस मोटिवेशन की तरह लेता था। इस प्रकार के शब्द जो है व्यक्ति में उत्साह भर देते हैं तथा उसमें अप्रत्याशित रूप से कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है जिसकी आशा ना की गई हो।
या फिर सोचा ना गया हो, यानी ऐसा प्लान नहीं किया होता है। ऐसे जैसे ही ये ध्वनि बजती है वो उसको इसी वे में लेता है कि मुझे ये स्टेप बताए जा रहे हैं कि मुझे अपने जो दांव पेच है वो इसी तरीके से खेलने हैं, जिससे कि वो इस कुश्ती के खेल में जो है आगे बढ़ सके। प्रश्न नंबर 11, लुट्टन के पक्ष में ना तो राजमत था और ना ही बहुमत, फिर भी उसे कुश्ती में विजय प्राप्त हुई, क्यों? राजमत यानी राज की तरफ से जो मत मिले, बहुमत यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में जो मत मिले वो। तो दोनों ही जब लुट्टन के पक्ष में नहीं थे तो भी उसे कुश्ती में विजय कैसे प्राप्त हुई और क्यों? लुट्टन के पक्ष में ना तो राजमत था और ना ही बहुमत, फिर भी वह विजयी इसलिए हुआ क्योंकि एक और तो उसने अपना ध्यान अपनी सास के लिए कुछ करने की ओर केंद्रित किया हुआ था, तथा दूसरी ओर उसने सिर्फ और सिर्फ ढोल की ताल पर अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ था, क्योंकि ढोल की ताल से उसे कुश्ती के दांव पेच आसानी से समझ में आते थे और वह ढोल की ताल पर ही अपने दांव लगाता था और ढोल की ताल से ही उसे ऊर्जा और मार्गदर्शन, मार्गदर्शन यानी गाइडेंस, ऊर्जा यानी शक्ति, ताकत, अतः इसी कारण वह विजयी हुआ। यानी कि जीतने के लिए उसे राजमत और बहुमत की जरूरत नहीं पड़ी, उसने अपने कंसंट्रेशन के माध्यम से, अपने पावर के माध्यम से जो है अपनी जो परफॉर्मेंस दी है उसके बेसिस पर वो जीत जाता है। प्रश्न नंबर 12, दंगल में विजयी होने के पश्चात लुट्टन सिंह के जीवन शैली में क्या परिवर्तन आ गया था? जब वो दंगल में विजयी हो जाता है तो उसके जीवन में जो है एक नया बदलाव आता है, वो क्या था? दंगल में विजयी होने के पश्चात लुट्टन सिंह राज पहलवान हो गया था, राज दरबार का दर्शनीय जीव बन गया था, देखने योग्य। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोला पहने मतवाले हाथी की तरह झूमता हुआ घूमता था। दुकानदार उससे शरारत करते रहते थे। उसकी बुद्धि जो है बच्चों जैसी थी। वह कभी सीटी बजाता, आंखों पर रंगीन चश्मा लगाता और खिलौनों से खेलता हुआ राज दरबार में आता। राजा साहब उसका बहुत ध्यान रखते थे और अब किसी को भी उससे लड़ने की आज्ञा नहीं देते थे। इसके अतिरिक्त पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि से उसकी प्रसिद्धि को और भी बढ़ा दिया था। यानी कि अब राज पहलवान होने की वजह से उसको एक बहुत ही पौष्टिक खाना जो है भरपूर, जो उसके शरीर के हिसाब से, पहलवानी के हिसाब से होना चाहिए, वो मिलता था और साथ ही वो एक्सरसाइज भी करता था, व्यायाम भी करता था। और राजा साहब की स्नेह दृष्टि यानी प्यार भरी जो नज़र है, दृष्टि यानी कृपा या फिर दया जो है उसके ऊपर बनी हुई थी, इसकी वजह से उसकी प्रसिद्धि और भी बढ़ गई थी। प्रश्न नंबर 13, लुट्टन सिंह को राज पहलवान की उपाधि कैसे मिली? यानी वो राज पहलवान जो है कैसे बना? लुट्टन सिंह जो है सुडोल शरीर वाला एक देहाती पहलवान था। यानी उसका शरीर जो है सुडोल था, बेढंगा नहीं था, नहीं तो पहलवान कैसे होता वो, और देहाती भी था, तो सुडोल शरीर वाला एक देहाती पहलवान था। उसने एक बार श्यामनगर के राजा की आज्ञा लेकर पंजाब के पहलवान चांद सिंह को ढोलक की ताल का अनुसरण करके, फॉलो करके चित कर दिया, यानी उसे हरा दिया। चांद सिंह ने, जिसका बहुत नाम था कि उसको कोई हरा नहीं सकता, जब लुट्टन पहलवान ने उसे हरा दिया तो अपने उम्र के सभी पट्टों को कुश्ती में पछाड़कर यानी कि हराकर शेर की उपाधि उसने ले ली। अतः राजा साहब ने खुश होकर उसे अपने दरबार में रख लिया और राज पहलवान की उपाधि दे दी। उस दिन से राजा साहब के देहांत तक वह राज पहलवान ही बना रहा। यानी जिस दिन से वो राज पहलवान बना और राजा का जब तक देहांत नहीं हो गया तब तक वो राज पहलवान बना रहा। क्यों बना रहा? क्योंकि चांद सिंह, जिसका बहुत नाम था कि उसको कोई नहीं हरा सकता, उसने राजा की आज्ञा लेकर उसको चित कर दिया, हरा दिया, और ऐसे ही कुश्ती के अनेक पट्टों को भी उसने हरा दिया और हराने के बाद ये साबित कर दिया कि वो पहलवान असली पहलवान है और उसके आगे कोई भी जो है किसी की भी कोई साख नहीं हो सकती, और उसके बाद से वो राज पहलवान बन जाता है। प्रश्न नंबर 14, लोगों के मुंह से जो है अनायास ही निकल पड़ता है, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। पाठ में पंक्ति किसके संदर्भ में और किस लिए कही गई है? पहलवान लुट्टन सिंह अब राज पहलवान था। पूरे नगर में उसकी बराबरी का कोई पहलवान नहीं था, ये जो कि हमने पिछले प्रश्न में भी पढ़ा है कि कैसे उसने चांद सिंह को हराया और साथ ही कुश्ती के अन्य पट्टों को भी हरा कर जो है राज पहलवान बन गया। अब जो लुट्टन सिंह है उसके दो पुत्र थे, उसको जो उसके कद और काठी के ही थे,
यानी रूप आकार और जो बनावट है शरीर की उसी के आकार के उसके बच्चे भी, 2 बेटे भी थे। देखकर सभी वाह वाह करते, कहते कि ये दोनों जो है भावी यानी कि भविष्य के राज पहलवान होंगे। यह पंक्ति लोगों के मुंह से अनायास ही एकदम से ही निकल पड़ती थी, बिना कुछ सोचे समझे ही, क्योंकि सभी जानते थे कि जब इन दोनों के पिता को कोई अभी तक पराजित नहीं कर पाया, हरा नहीं पाया, तो ये दोनों भी किसी से पराजित नहीं हो पाएंगे। कहने का अर्थ है कि लुट्टन सिंह जो है अपनी पहलवानी से लोगों में इतना नाम कमा चुका होता है कि उसके बेटों को देखकर लोग अनायास ही कह उठते हैं कि ये भी जो है अपने बाप की तरह जो है अच्छे पहलवान निकलेंगे। प्रश्न नंबर 15, लुट्टन सिंह पहलवान के दोनों पुत्रों को की भावी पहलवान के रूप में घोषणा होने में लुट्टन सिंह का क्या योगदान था। यानी कि लुट्टन सिंह के बच्चों को देखकर लोग कहते थे कि ये भविष्य के पहलवान होंगे जिनको कोई हरा नहीं पाएगा, तो उसमें लुट्टन सिंह की जो है क्या योगदान था। लुट्टन सिंह जो है पहलवान के 2 पुत्र थे जिनको वह प्रातःकाल सुबह ही उठाकर ढोलक की ताल पर उनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए कसरत करवाता और दांव पेचों की जानकारी देता। लुट्टन सिंह जो है सेल्फ मेड था, यानी कि ढोलक की ताल पर अपने आप को मोटिवेट करते हुए जो कुश्ती के दांव पेच है उसको समझते हुए उसको फॉलो करता था। अब लेकिन वो जब सीखा हुआ है, ट्रेंड है ऑलरेडी, चाहे उसने स्वयं को खुद से ही किया हो और अपने ढोलक को अपना गुरु मानता हो, लेकिन अब दोनों बेटों को अपने वो ट्रेन करने के लिए काफ़ी समझता है। और उसी तरीके से जिस तरीके से उसने खुद को ट्रेन किया है वो अपने बेटों को भी ट्रेन करता है, यानी ढोलक की ताल पर उनको शक्ति बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करवाता है। उन्हें वह सांसारिक ज्ञान के साथ साथ यह भी समझाता कि उनका कोई गुरु नहीं है, वे केवल ढोलक को ही अपना गुरु समझें तथा दंगल में उतरने से पहले ढोलक को अवश्य प्रणाम करें। इसके अलावा कब, कैसे और क्या व्यवहार करके मालिक को खुश रखा जाता है, वह इन सब की भी शिक्षा देता रहता था। यानी कि कुश्ती के दांव पेच जो है वो उसको तो सिखाता ही, साथ ही ढोलक को अपना गुरु मानना है और कभी भी जब अखाड़े में उतरो तो ढोलक को प्रणाम करो, और उसके बाद अपने मालिक को कैसे खुश रखा जाता है उसकी भी वो शिक्षा अपने बेटों को दिया करता था। प्रश्न नंबर 16, लुट्टन सिंह पहलवान की दी गई शिक्षा दीक्षा पर पानी क्यों फिर गया। लुट्टन सिंह ने जो शिक्षा दीक्षा दी उस पर वो सारी शिक्षा दीक्षा जो है वो क्यों खराब हो गई। लुट्टन सिंह पहलवान की दी गई शिक्षा दीक्षा पर पानी राजकुमार के राज्य संभालने से फिर गया। यानी राजा साहब जिन्होंने राज पहलवान बनाया लुट्टन सिंह को, जब उनका देहांत हो गया तो उनके बेटे जो है राजकुमार जब बने तो जब उन्होंने गद्दी संभाली तो उसके बाद जो है सब पर पानी फिर जाता है। राज्य संभालने की जिम्मेदारी जब उन्हें मिल जाती है, क्योंकि राजकुमार विलायत से पढ़ के आए थे तो उन्हें घोड़ों की दौड़ का शौक था, ना कि कुश्ती का। इसलिए जब उन्हें लुट्टन सिंह और उसके दोनों बेटों के राजसी खर्च के विषय में जानकारी हुई तो उसने बिना सुनवाई के ही तीनों पहलवानों को राज दरबार से निकाल दिया, और इस प्रकार लुट्टन सिंह द्वारा अपने बेटों को दी गई शिक्षा दीक्षा पर पानी फिर जाता है। और इस तरीके से राजा का जो बेटा है जो आगे गद्दी संभालने वाला होता है वो विलायत से पढ़ के आता है। विलायत से पढ़ने के कारण उसके वो पुराने शौक नहीं है जो पुराने राजाओं को हुआ करते थे, और इस तरीके से उसे घोड़ों की दौड़ पसंद थी, जिसकी वजह से राजसी खर्चों का पता किया गया और उन तीनों पहलवानों के खर्चों को कम करने के कारण ही उनको राज पहलवानी से निकाल दिया जाता है। प्रश्न नंबर 17, लुट्टन सिंह पहलवान को जब राज दरबार से हटा दिया गया तो उसका जीवन किस प्रकार प्रभावित हुआ। जब लुट्टन सिंह को राज दरबार से राजा के देहांत होने के बाद उनके बेटे के द्वारा गद्दी संभालने के बाद निकाल दिया जाता है तो उसका जीवन कैसा हो जाता है। श्यामनगर के राजा श्यामनंद की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र ने विलायत से आकर राजपाट संभाला। उनके पुत्र को पहलवानी में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, अतः नए राजा ने 15 वर्ष की लंबी अवधि से राज दरबार में कार्य कर रहे लुट्टन सिंह को उसे दोनों पुत्रों के साथ राज दरबार से निकाल दिया गया। 15 साल जो है वो लुट्टन सिंह जो है राज पहलवान बनकर रहा और अपने बाद में अपने दोनों बेटों को भी ट्रेन करके वो वहाँ ले जाता है। लेकिन नई गद्दी संभालने पर जो नए राजा बनते हैं उनके द्वारा वो राज दरबार से निकाल दिए जाते हैं। राज दरबार से निकाले जाने के पश्चात लुट्टन सिंह अपने पुत्रों के साथ गांव आकर कुछ समय तो गांव वालों की सहायता से, फिर उसके बाद अंत में मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह यानी बिताने लगता है। यानी कि अब वो पहलवान हैं तो उनके खर्चे भी उसी अनुसार हैं, लेकिन अब राज दरबार से निकाल दिए गए हैं तो कुछ समय तो गांव वालों ने उसकी सहायता की, फिर उसके बाद मजदूरी करके वो अपना पेट पालने लगे। प्रश्न नंबर 18, गांव वालों ने अपने राज पहलवान की किस प्रकार सहायता की। क्या गांव वाले अपने इस प्रयास में सफल हुए। यानी गांव वालों ने जब लुट्टन की, राज पहलवान कौन था, लुट्टन था,
और उसको जब राज दरबार से निकाल दिया जाता है तो वो राज पहलवान की किस प्रकार से सहायता करते हैं गांव वाले, और क्या वो इसमें सफल होते हैं। राजा श्यामानंद की मृत्यु के पश्चात जब उनके पुत्र ने लुट्टन पहलवान को राज दरबार से निकाल दिया तो गांव वालों ने उन तीनों के लिए एक झोपड़ी बना दी और उनके खाने पीने का प्रबंध गांव वालों ने उठा लिया। किंतु धीरे धीरे गांव में हैजा और मलेरिया की भीषण महामारी फैलने के कारण गांव वाले पहलवान की सहायता करने में असमर्थ हो गए। अब क्योंकि माहौल इतना ख़राब हो गया है, गांव वालों में इनके पास इतना अर्निंग का कोई सोर्स नहीं था। अभी तक वो अपनी खेती बाड़ी के आधार पर या अपनी मजदूरी के बल पर ही सही, लेकिन जब वो उनको मदद करते थे लुट्टन को, लेकिन अब क्योंकि गांव में हैजा और मलेरिया फैल गया है, लोग अपनी दवा दारू भी नहीं करा सकते हैं, बच नहीं सकते, उस अपने परिवार वालों को, अपने आत्मीयजनों को नहीं बचा पा रहे हैं। तो ऐसे माहौल में उनके लिए उसकी मदद कर पाना जो है मुश्किल हो गया। पहलवान व उसके दोनों पुत्र जो है स्वयं मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करने लगे। अब हैजे और मलेरिया के भीषण महामारी से गांव की परिस्थिति खराब होने के कारण धीरे धीरे वो भी मजदूरी आदि में लग गए। जो दिन भर की मजदूरी से वे कमा कर लाते उससे ही तीनों मिलकर खाते। इस प्रकार गांव वाले इस प्रयास में सफल नहीं हो पाते हैं। प्रश्न नंबर 19, लुट्टन पहलवान का कुश्ती का स्कूल जल्दी ही खाली क्यों हो गया। लुट्टन पहलवान ने कुश्ती सिखाने के लिए गांव में एक नौजवान बच्चों के लिए एक स्कूल खोल दिया। पहलवान भी गांव के नौजवान बच्चों को अपने पुत्रों के साथ कुश्ती के दांव पे सिखाने लगा, परंतु बेचारे गरीब किसानों के बच्चे महामारी और गरीबी के कारण लगातार कुश्ती नहीं सीख पाए। गांव में मजदूर व किसान के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती करते, यानी उनका पेट जो है, जो कि एक बेसिक नीड होती है पेट को, कि उसको इतना खाना मिलना ही चाहिए, वो तो दूर, फिर उसके बाद पहलवान बनने के लिए जो एक अलग डाइट की ज़रूरत होती है उसका निर्वाह कहाँ से करते वो गरीब किसान के बच्चे। इस वजह से वो ज़्यादा दिन जो है कुश्ती के दांव पे सीख नहीं पाते हैं। इस तरह कुश्ती सीखने के लिए उनके पास केवल उसके अपने दोनों पुत्र ही रह जाते हैं। वह दिन भर मजदूरी करते और जो कुछ मिलता उसी से अपना रहने खाने का प्रबंध करते। इस प्रकार पहलवान का स्कूल अंत में खाली हो जाता है और वहाँ कोई भी शिष्य नहीं रह जाता। प्रश्न नंबर 20, अचानक गांव पर अनावृष्टि, अन्न की कमी, मलेरिया और हैजे ने ऐसा कौन सा प्रभाव छोड़ा कि पूरा गांव सूख कर लकड़ी बन गया। यानी कि गांव में मुसीबत का एक समय आता है जहां पर अन्न की कमी हो जाती है और इस तरीके से महामारी फैल जाती है, अनावृष्टि हो जाती है, यानी कि सारा अनाज जो है खराब हो जाता है, तो उससे गाँव जो है सूख कर लकड़ी बन जाता है। ऐसा कौन सा प्रभाव पड़ता है। गाँव तो वैसे ही कम खुशहाल था जो राज पहलवानों को पूरा भोजन तक नहीं दे पाया। तदुपरांत उसके बाद महामारी ने उन कमजोर गांववासियों को निचोड़ना शुरू कर दिया। गांव से रोज 2-3 लाशें उठने लगी बीमारी की वजह से, और दवाइयां ना होने की वजह से हर कोई जो है धीरे धीरे गांव में हैजा और मलेरिया के सामने हार रहा था और गांव से रोज 2 से 3 लाशें उठने लगी। दिन में तो हाहाकार के पश्चात भी वे एक दूसरे को हिम्मत देते थे, परंतु रात को पूर्णतः मौत जैसे शांति हो जाती थी, मौत जैसी शांति हो जाती गांव में। केवल लुट्टन सिंह जो है उसकी ढोलक की आवाज़ सुनाई देती थी। सुबह कुछ लाश कफन के साथ और कुछ लाश बिना कफन के ही नदी में बहा दी जाती, इसलिए सभी के चेहरों की प्रभा जो है वो समाप्त हो गई थी और लगभग पूरा गांव ही सूना हो गया था। प्रश्न नंबर 21, निर्धन यानी गरीब, साधनहीन यानी जिनके पास साधन नहीं है, और महामारी ग्रस्त, महामारी से पीड़ित गांव में पहलवान की ढोलक मरने वालों को हौसला और हिम्मत देती थी। इस कथन के आलोक में गांव की बेबसी का चित्रण कीजिए। या फिर यही प्रश्न इस तरीके से पूछ सकते हैं कि गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान के ढोल बजाते रहने का मर्म स्पष्ट कीजिए। यानी अपने दुख को भूलकर भी गांव वालों की किस तरीके से सहायता करता है लुट्टन, ढोलक बजा के उनको मोटिवेट करता है, प्रेरणा देता है कि समय बलवान है, उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसका भी हमें सामना करना पड़ेगा। तो इस बात को जो है हम इससे संबंधित एक प्रश्न पहले भी कर चुके हैं और इसका उत्तर यहाँ पे भी देखते हैं कि मौत के सन्नाटे को चीरने एवं उसके भय को समाप्त करने के लिए ही लुट्टन सिंह जो है रात में ढोल बजाया करता था। यानी इतना ज़्यादा जो है सन्नाटा हो जाता गांव में, माहौल वैसे ही बहुत भयावह था, डरावना था, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए लुट्टन सिंह जो है रात में ढोलक बजाता। इससे गांव वालों में एक नई उमंग पैदा होती थी, उनको थोड़ा सा ढांढस बंधा रहता कि कोई तो है साथ में। गांव वालों में जीने की इसी इच्छा को उत्पन्न करने एवं बनाए रखने के लिए वह अपने बेटों की मृत्यु के उपरांत भी ढोल बजाता रहा। ये गांव वालों के प्रति उसकी परोपकार की भावना थी। साथ ही साथ ढोल बजाकर ही वह अपने बेटों की मृत्यु के सदमे को झेलने की शक्ति भी प्राप्त कर रहा था। जिस तरीके से लुट्टन जो है अपने आप को ढोलक की ताल पर
कुश्ती के दांव पे सिखाने के लिए मोटिवेट करता था, वैसे ही वो अपने बेटों को खोने का गम जो है भुलाने का जो जज्बा ला रहा था, तो वो ढोलक की ताल से ही ला रहा था और ढोलक को इसी के लिए वो अपना गुरु मानता था। वास्तव में ढोलक की आवाज़ सुनते ही लुट्टन पहलवान में एक नए उत्साह एवं नई शक्ति का संचार होता था। वह इसी शक्ति के बल पर दंगल जीत जाता था। उसका ढोल में एक गुरु के जैसा ही विश्वास था। ढोल के साथ उसकी श्रद्धा जुड़ी थी, यानी उसका एक विश्वास, जो आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से आप ईश्वर में विश्वास बनाते हैं, उसी तरीके से उसका ढोलक में विश्वास था। वह यह भी मानता था कि ढोल की आवाज़ गांव वालों में भी उत्साह का संचार कर देगी, जिससे वे महामारी का डट कर सामना करेंगे। और इस तरीके से जैसे लुट्टन को लगता था कि वो अपने गम को ढोलक के इस ताल के माध्यम से भुला सकने में सक्षम होगा, उसमें नया उत्साह आएगा, वैसे ही वो गाँव वालों के लिए भी ये कोशिश करता है कि वो भी ढोलक की आवाज़ सुनकर अपने आप को हौसला दे पाएंगे। प्रश्न नंबर 22, कहानी में पंक्ति कफन की क्या जरूरत है से क्या अभिप्राय है। कहानी में जब ये पंक्ति बोली जाती है कि कफन की क्या जरूरत है, तो इससे क्या अर्थ है। आर्थिक रूप से श्यामनगर के गांववासी उतने समर्थ नहीं थे, यानी आर्थिक रूप से गांव के लोग जो है बहुत कमज़ोर थे कि किसी की आर्थिक सहायता कर सकें। जब महामारी से लगातार घरों में एक दो लाशें निकलने लगी, तो वे मानसिक और आर्थिक रूप से इतने टूट गए कि कफन तक के लिए भी सोचना पड़ रहा था। अतः लाशें जो हैं अब बिना कफन के ही बहा देने की सलाह दी जा रही थी और कहते रहते थे कि कफन की क्या ज़रूरत है। गांव के लोग जो है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से इतना परेशान हो चुके थे और मौत के आगे तो इतना बेबस हो गए थे, बीमारी के और महामारी के आगे तो इतना बेबस हो चुके थे कि अब उनके पास कफन लाने तक की भी हिम्मत नहीं रह गई थी, ना तो आर्थिक रूप से ना ही मानसिक रूप से। तो इस तरीके से सलाह होती है कि लाशों को जो है ऐसे ही बहा दिया जाए, कफन की क्या ज़रूरत है। प्रश्न नंबर 23, पहलवान की ढोलक कहानी के संदेश को स्पष्ट कीजिए, यानी इस कहानी के माध्यम से हमें क्या संदेश मिलता है। या फिर पहलवान की ढोलक पाठ का एक संदेश यह भी है कि लोक कलाओं को संरक्षण दिया जाना चाहिए। लोक कला यानी जिस तरीके से लुट्टन पहलवान है, जो उसने अपने कुश्ती के दांव पेच खुद से सीखे हैं, ट्रेन किया है खुद को, वो एक लोक कला है कुश्ती, जिसकी पाठ में चर्चा की गई। उसका हमें संरक्षण करना चाहिए, यानी उसको बचा के रखना चाहिए। इस पर अपना विचार बताना है। या फिर पहलवान की ढोलक के आधार पर लिखिए कि प्राचीन लोक कलाएं जो है किस प्रकार धीरे धीरे विलुप्त यानी कि खत्म हो रही हैं, उनके पुनर्जीवन के लिए क्या किया जा सकता है, यानी उनको दोबारा जिंदा करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। प्राचीन लोक कलाएं अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, यानी खत्म हो रही हैं, क्योंकि औद्योगिकरण, यहाँ पे कंपनीज इतना डेवलप कर रही हैं आजकल के टाइम में कि इन सब चीज़ों की जगह जैसे ख़त्म सी हो गई है। तो क्योंकि औद्योगिकरण के कारण बढ़ते शहरीकरण में इन लोक कलाओं की प्रासंगिकता जो है अब समाप्त होती जा रही है। जो प्रासंगिक नहीं रह जाता उसे समाप्त होना ही पड़ता है, यानी समय के अनुसार जो जिसकी वैल्यू कम हो जाती है उसको ख़त्म ही हो जाना पड़ता है। आधुनिक समय में लोगों के मूल्य एवं जीवन शैली अत्यधिक परिवर्तित हो गए हैं, यानी लोगों का जो रहन सहन है, जीवन शैली, वो बहुत बदल गया है और उनके वैल्यूज़ भी जो है वो बदल गए हैं। अब कुश्ती जैसी कलाओं का अधिक महत्व नहीं रह गया। आज के नए दौर में क्रिकेट, फुटबॉल, तैराकी, हॉकी, जिम्नास्टिक जैसे अन्य खेल अधिक लोकप्रिय हो गए हैं। कुश्ती, पहलवानी, इन सब की कोई जगह नहीं रह गई है। लोग इनको ज़्यादा वैल्यू करने लगे हैं। पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लुट्टन पहलवान या कुश्ती जब तक राज्याश्रित यानी राज्य पर आश्रित रहेंगे, राज्य पर आश्रित, तब तक वो फला फूला रहेगा, लेकिन राज दरबार से निकल जाने के बाद उसकी स्थिति जो है मरणासन यानी मरने के समान हो जाती है। कुश्ती जैसी कलाओं के पुनर्जीवन के लिए सरकार के निवेश से ही शहरी एवं ग्रामीण नवयुवकों को विद्यालय एवं राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे प्रशिक्षक यानी ट्रेनर मिल सकते हैं। उसके अंतर्गत उचित प्रशिक्षण एवं सम्मान आदि भी मिलना चाहिए, यानी जो पूरा एक सेटअप होना चाहिए जो इसकी कोशिश में कि इसको बढ़ाया जा सके और इसको मेंटेन करके रखना चाहिए। सरकार को इसके लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। अतः ढोल बजाने के इस उत्साहपूर्ण तरीके के आधार पर यह कहना उचित ही है कि इस पाठ में लोक कलाओं को संरक्षण दिए जाने का संदेश दिया गया है। जिस तरीके से यहाँ पर एक कुश्ती लड़ने वाले के लिए की चर्चा की गई इस पाठ के माध्यम से, उस तरीके से लोक कलाओं की संरक्षण के लिए एक कोशिश की जानी चाहिए। वो एक बहुत ही अहम बात इस पाठ के माध्यम से की गई है। प्रश्न नंबर 24, पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पाठ में ऐसे अंश चुनिए और उनका आशय स्पष्ट कीजिए। प्रकृति के मानवीकरण के दो उदाहरण हमें पाठ में मिलते हैं। पहला,
अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। आंसू कौन बहाता है? इंसान। अंधेरी रात, तो ये तो प्राकृतिक माहौल है, रात जो है अंधेरी है, तो वो आंसू क्यों बहा रही है? ये माहौल है, ये ऐसा महसूस किया जा रहा है, तो ये इसमें मानवीकरण किया गया है। इसमें आंसू बहाना जो है मानवीय क्रिया है, जिसका अंधेरी रात पर आरोपण किया गया है। दूसरा हमें दिखता है निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में दबाने की चेष्टा कर रही थी। निस्तब्धता यानी मजबूरी। हमें बताया गया गांव में लोग कितना मजबूर हैं, जो इस महामारी से सामना नहीं कर पा रहे, और किस तरीके से हर घर से रोज 2 से 3 लाशें जो है निकल रही हैं, और लोग कितने सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। तो ये एक इमोशन है जिसको यहाँ पर मानवीय भाव दिया गया है कि निस्तब्धता, मजबूरी, करुण सिसकियों यानी लोगों की जो सिसकियां हैं और आह है उसको बलपूर्वक यानी बड़े ही अपने प्रभाव से जो है दबाने की कोशिश कर रहा है। इसमें सिसकना जो है और एवं आहें भरना मानवीय क्रियाएं हैं, जिनका निस्तब्धता पर लेखक ने आरोपण किया है। इस प्रकार लेखक ने अनेक स्थलों पर ऐसी योजना करके रचना को स्मरणीय बना दिया है। और इस तरीके से हमने पाठ पहलवान की ढोलक को पढ़ा, जिसमें हमें ये पता लगा पहलवान की ढोलक के आधार पर कि किस तरीके से जो लुट्टन है वो ढोलक को अपना गुरु मानता है, क्योंकि उसी की ताल पर वो अपने आप को मोटिवेट करता है, और वो सेल्फ मेड है, यानी खुद से उसने अपने आप को तैयार किया, बनाया है। उसने किसी भी ट्रेनर से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, और कुश्ती में जो इतने अच्छे दांवपेच वो सीख पाया, जिसकी वजह से वो राज पहलवान बन पाया है, तो वो ढोलक की ताल पर उसने अपने आप को मोटिवेट करके। और इस तरीके से जब राज दरबार से उसे निकाल दिया जाता है तो उसका जीवन कितना कठिन हो जाता है। गांव के लोगों ने उसे सहारा दिया, लेकिन गांव में महामारी फैलने के कारण गांव वाले खुद भी पीड़ित हैं और ग्रस्त हैं उससे, जिसके प्रभाव से जो है लुट्टन और उसके बेटों को मजदूरी करके अपना पेट पालना पड़ता है। और मजदूरी करके अपना पेट पालते हुए जब गांव में महामारी फैल जाती है, तो लुट्टन किस तरीके से अपने दोनों पहलवान बेटों को खो देता है, उसका गम भुलाने के लिए और साथ ही गांव वालों को प्रेरणा देने के लिए कि वो इस समय का, बुरे समय का हिम्मत से सामना करें, और इसके लिए वो ढोलक बजाता है, जिसकी ताल से वो खुद को मोटिवेट करता है, वह उसी से वो गांव वालों को भी संभालना चाहता है। तो इस तरीके से इस पाठ से संबंधित जो है हमने बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर किए, जो आपके टर्म टू एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ज़रूर पढ़ें, इसको समझें, जिससे कि आपके एग्जाम्स के लिए आपको ये हेल्प कर सके। और इसके जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है चैप्टर की, ऑलरेडी आपको चैनल पर मिलेगी, जिसे आप पढ़कर जरूर पाठ को समझें, देन आप इसके प्रश्न उत्तरों को पढ़ें, जिससे कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कर सकें अपने एग्ज़ाम्स के लिए। और इसी तरीके से वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको और भी चैप्टर्स की वीडियोस जो हैं